एपिसोड 31। इस वक्त जहां सभी की आंखें में सदमा, सम्मान और खौफ था, उस इंसान को वहां देखते ही वही अनिका की आंखें लगभग उसके सॉकेट से बाहर आने ही वाली थी। जिस इंसान ऐस वो पिछले 2 दिन से बचती और छुपती आ रही थी, वो इंसान आज साक्षात उसके सामने प्रकट हो गया था, जहां वो चाहकर भी कहीं भाग नहीं सकती थी। उस इंसान को देखते ही अनिका का दिल बहुत तेजी से धक धक किए जा रहा था, जिसे काबू करने के लिए उसने टेबल के नीचे से ही अपने दोनों हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली थी। अब आगे अनिका मन में, अगर इस आदमी ने अब कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। अब तक मैंने शिवू की वजह से इसकी हरकतों को इग्नोर किया, पर अब यहाँ आकर इसने अपनी हद पार कर दी। बस अगर इसने यहाँ कोई भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन सभी में से सबसे पहले जीवन जी अपने होश में आए। हालांकि वो शिवाय के फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बचपन के ही शिवाय एरोगेंट और अकेला रहने वाला बच्चा था, जिसकी वजह से पहले भी उनकी बात ज्यादा होती थी। लेकिन जब शिवाय के पिता की मृत्यु हुई, तब तो उनका मिलना एकदम से खत्म हो गया। उस समय शिवाय केवल उनके बेटे ऋषभ के ही सबसे करीब था, वरना तो वो अपने आसपास कभी किसी को कोई नहीं देता था। खुद को संभालते हुए, मिस्टर ओबरॉय, आई एम रियली ग्लैड कि हमारी इस छोटी सी मीटिंग में आप आज यहाँ खुद आए हैं। बोलते हुए वो उठकर शिवाय की तरफ जाने लगे। शिवाय अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने पैंट की पॉकेट में हाथ में डाले स्टाइल से चलकर उनकी ही तरफ आने लगा। अब तक वहाँ पर मौजूद सभी आखिरकार अपने होश में वापस आ गए, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी वो शिवाय से ओबरॉय से खुद को पर्सनली इंट्रोड्यूस करवा सके। लेकिन उनकी नजरों में इतने काबिल तो मिस्टर कपूर भी नहीं थे। हालांकि उनकी बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन अपनी बेटी के आए दिन कारनामों की वजह से उनकी वो रिस्पेक्ट कब का खत्म हो चुकी थी। इस तरह से वहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग इस वक्त मिस्टर कपूर की किस्मत से दिल ही दिल में जल रहे थे। जिस इंसान से मिलने के लिए लोगों को सालों सालों तक इंतजार करना पड़ता है, वो इंसान खुद यहाँ इतनी छोटी सी मीटिंग के लिए आया था। अगर ये बात बाहर किसी की भी पता चल गई तो पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा, जिसकी वजह से ओबरॉय कंपनी के शेयर तो आसमान छूने लगेंगे। और आगे के प्रॉफिट के बारे में सोचते हुए वो खुद को इमेजिन करने से रोक नहीं पा रहे थे। हालांकि सभी को पता था कपूर और ओबरॉय परिवार की पुरानी दोस्ती के बारे में, लेकिन ओबरॉय परिवार के बूढ़े मुखिया की मौत बाद कपूर को उनकी तरफ से मिलने वाले सारे फायदे भी खत्म हो गए। लेकिन इन सब से भी मिस्टर कपूर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए तो उनके दोस्त ज्यादा जरूरी थे। वापस प्रेजेंट में शिवाय ने बस जीवन जी के ग्रेट करने पर बस अपना सर हिलाकर रिएक्शन दिया और वहां रखी इकलौती खाली सीट पर जाकर बैठ गए। हालांकि उसने एक बार भी पलटकर अनिका की तरफ नहीं देखा था, जिसका डर अनिका को शिवाय के यहाँ आने लगा हुआ था। लेकिन उसका सामान्य व्यवहार देखकर अनिका ने राहत की सांस ली और एक बार अंश की तरफ देखकर मीटिंग शुरू करने के लिए खड़ी हो गई। मीटिंग में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अनिका ने प्रोफेशनली कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल उन सभी के सामने रखी, जिसकी वजह से किसी की भी नजर एक पल के लिए भी उस पर से नहीं हट रही थी। इस वक्त अनिका का आभा एकदम ही अलग लग रही थी। वो किसी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन की तरह लग रही थी, जिसे देखकर जहां सभी इम्प्रेस हो रहे थे, वही 2 लोगों की आंखों पर गर्व है झलक रहा था। और वो दोनों कोई और नहीं मिस्टर कपूर और अनिका का बेस्ट फ्रेंड अंश था। लेकिन एक और इंसान था जो अपनी नीली आंखों में अलग अलग भावनाएं लेकर एकटक अनिका की तरफ ही देखे जा रहा था। शिवाय इस वक्त अनिका में पूरी तरह से खो चुका था। उसे तो इस बात का भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है और उसके आसपास कितने लोग मौजूद हैं। शिवाय वैसे अनिका को मासूम आंखों को देखकर हमेशा से उसमें खोने से खुद को रोक नहीं पाता था, लेकिन आज अनिका की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर वो जैसे उसका दीवाना सा हो गया था। अनिका जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी तो उसकी भूरी आंखें पट्टी से भरी हुई थी और इस समय उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था, एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। शिवाय का तो मन कह रहा था कि वक्त यही थम जाए और वो अनिका को इस तरह पूरा दिन एक तक देखता रहे। वैसे उसके कानों में अनिका की बातें तो जा रही थी, लेकिन वो उसके कानों से बस टकरा ही रही थी। उसका ध्यान तो उसकी जुल्फों से खिसककर उसकी आंखों और फिर लगातार हिलते उसकी गुलाबी होंठों पर ही जा रही थी। अगर इस वक्त कोई शिवाय की आंखों की तरफ देखता तो उसे अपने सामने मौजूद लड़की के लिए प्यार और दीवानगी दिखाई देती, जिसका एहसास उस वक्त वहाँ पर मौजूद किसी को भी नहीं था, यहाँ तक खुद अनिका को भी नहीं। वो तो बस अपना बेस्ट देने में लगी हुई थी। हालांकि ये करना उसके लिए बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन आज ये पहली बार वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पिता के लिए करने वाली थी, जो उसके लिए खुद से ज्यादा मायने रखने लगे थे। कहते हैं ना, जो हमारे पास नहीं होता हमें उसकी कदर सबसे ज्यादा होती है। और अनिका के पास पैसा पावर सब कुछ था, लेकिन अपना कहने के लिए कभी कोई नहीं, जिसका उसकी अपनी जिंदगी पर हमेशा अफसोस ही रहता था।
लेकिन भगवान ने उसको एक और मौका देकर उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। खैर करीब 4 घंटे बाद आखिरकार मीटिंग खत्म हो गई। अनिका के मीटिंग खत्म करते ही वहाँ पर बैठे सभी लोग अपनी कुर्सी से उठकर अनिका के लिए क्लैप करके उसे बधाई दे रहे थे। उसके इतने ज्यादा ग्रेट आइडिया के लिए जीवंत जी का तो दिल इस वक्त खुशी से फैला नहीं समा रहा था। वो खुशी और गर्व से सभी की तरफ देख रहे थे। जो लोग कुछ घंटों पहले उनकी बेटी को अजीब नजरों से देख रहे थे, अब उनकी सभी की आंखों में उनकी बेटी के लिए सम्मान और प्रशंसा दोनों था। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद सबने अपने अपने ऑफर देने शुरू करे। तभी सबके आखिरकार शांत होने के बाद अंश खड़े होते हुए, वैसे मिस अनिका कपूर, योर प्रोजेक्ट इज फैबुलस एंड आई वांटेड टू बिकम योर फ्यूचर 50% पार्टनर। सो आपका आइडिया और मेरा पैसा पूरे 5 कैरेट। बोलते हुए स्माइल और कॉन्फिडेंट के साथ छोटा सा पोज लेने के बाद आगे कहता है, तो मैं डील डन समझूं। अनिका तो क्या वहाँ बैठा हर आदमी अंश के ऑफर से दंग रह गए थे। अनिका है, हम कह सकते हैं हमारी एजेंट काव्या एक बहुत अच्छी हैकर थी, इसीलिए उसने अपना एक गेमिंग प्रोजेक्ट, जिसको अगर लोग अपना मोबाइल में सिर्फ इंस्टॉल भी करेंगे तो उनके मोबाइल पर से स्मॉल वायरस स्कैन होकर हटा दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ एक बिजनेस आइडिया भी था कि हर महीने में उन्हें इस गेम को लगातार खेलने के लिए कुछ भुगतान करना होगा और वे सारे गेमर्स इससे किसी भी नॉर्मल मोबाइल में भी खेल, यहाँ तक कि वे एक प्रीमियम एंटीवायरस की तरह भी काम करने वाला था। क्योंकि नई पीढ़ी को तेज और स्मूथ सॉफ्टवेयर का बहुत शौक है, जो आपके गेम को बड़े सॉफ्टवेयर को दगा संकलन देने वाला था। इसके साथ साथ गेमिंग कम्युनिटी बनाने के बाद अनिका का प्लान और गेमर्स को एडिक्ट होने के बाद नया मोबाइल लॉन्च करने का भी था, जिसके ऐसे फीचर्स जो किसी ब्रांडेड और प्रीमियम मोबाइल से कम नहीं होने वाले थे। हालांकि उसका आइडिया बहुत तगड़ा था, लेकिन मार्केट में विश्वसनीय गेम्स और मोबाइल पहले से मौजूद थे, जिसकी वजह से कम कंपटीशन रेट काफी हाई था। लेकिन अंश की कंपनी की गुडविल से जुड़ने के बाद और आगे जाकर थोड़ा टफ होने वाला था। हालांकि इतने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन अंश को आखिरकार सोचने की भी जरूरत नहीं थी इतनी रकम बोलने से पहले। जब अनिका अपने सदमे से बाहर आई तो वो खुशी खुशी अंश को हाँ कहने ही वाली थी कि तभी उस मीटिंग रूम में किसी की कड़क और रोबदार आवाज गूंज गई, जो कि सर पर बम गिराने से कम नहीं थी। 50 करोड़। जैसा ही शिवाय ने ये 2 शब्द बोले, सबके सब अपनी आंखें बड़ी किए शिवाय की तरफ हो देखे जा रहे थे, जैसे ये कंफर्म करना चाह रहे हो कि जो उन्होंने अभी अभी जो सुना वो सच में द शिवाय सिंह ओबरॉय द बिजनेस लेजेंड ने ही कहा था। अनिका भी अपनी आंखें बड़ी करके टुकुर टुकुर शिवाय की तरफ देखती हुई बोली, 50 करोड़ यानी अंश के ऑफर से सीधा 10 गुना। वो ही नहीं बल्कि अंश भी इस वक्त शौक में शिवाय की तरफ ही देख जा था, जो उन सब पर बम गिराने के बाद ऐसे शांत बैठकर अपना मोबाइल चला रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंश को पहले ही पता था कि उसने पहले ही इस प्रोजेक्ट की मांग की थी और साथ ही ऑफर भी दिया था, लेकिन वो राशि सुनने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था वो शिवाय को दानवीर कहे या बेवकूफ। खैर उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो ये बात कह भी सके, लेकिन वहां मौजूद इस वक्त सभी उसकी ही वही सोच रहे थे। भला अनिका के इतने छोटे के प्रोजेक्ट्स जिसका बजट कुछ लाख ही था, उसमें इतना ज्यादा निवेश करना। शिवाय ने जब देखा अनिका ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया तो वो अपनी जगह खड़े होते हुए अपने ब्लेजर को सही करते हुए एटीट्यूड के साथ कहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग मीट मी शार्प 9 AM इन माई ऑफिस। इतना बोलकर वो बिना किसी की कोई प्रतिक्रिया के वह से तुरंत निकल गया। उसके जाने के कुछ पल बाद ही सब वापस अपने होश में आए और वहां मौजूद सभी ने मिस्टर कपूर और अनिका को खूब बधाई दी और सराहना की। हालांकि सब अभी भी शिवाय के इस अजीब से फैसले से कंफ्यूज थे, लेकिन कोई उसे कुछ कह नहीं सकता था, तो सभी वहां धीरे शेर करके निकल गए। वहां पर सभी के जाने के बाद अब रूम में केवल जीवंत जी, अनिका और अंश ही बचे हुए थे। जीवंत जी ने अनिका को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है बच्चे, आखिरकार तुमने कर ही दिया। मैं बता नहीं सकता बेटा मैं कितना खुश हूँ। अब से ओबरॉय कंपनी का नाम हमारी कंपनी से वापस से जुड़ने वाला है। भले ही वो प्रोजेक्ट बहुत ही छोटा था, लेकिन वो पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रख देगा, देखना बेटा। इस वक्त उसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उनके अलग होते ही अंश बीच में कूदते हुए तुरंत बोल पड़ा, सच में अनी तू तो आज छा गई। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये मेरी वही एक खमदी और कामचोर दोस्त है जो अपने पापा की परी बनकर घुमा करती थी। ग्रिन ग्रिन ग्रिन, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। अनिका ने उसमें नकली मुक्का दिखते हुए कहा, चुप हो जा वरना मेरा तो पता नहीं, लेकिन तू अपने पापा का मगरमच्छ जरूर बन जाएगा, समझा। तभी जीवंत जी ने उन दोनों टॉम एंड जेरी को शांत कराते हुए कहा, अरे बाप रे, तुम लोग फिर से शुरू हो गए।
मुझे तो लगा था तुम लोग बस फोन पर ही एक दूसरे से बहस करते हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल मेरे सामने चूहे बिल्ली हो जाओगे। फिर वो गंभीर होकर अंश की तरफ देखते हुए उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, वैसे अंश बेटा, आज यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज यहाँ आकर मेरी अनी का बहुत सपोर्ट किया है। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ बेटा। अंश ने उन्हें तुरंत मना करते हुए कहा, अरे अंकल, आप मुझे ऐसा बोलकर पराया कर रहे हैं। मैं तो आपका ही बेटा हूँ और इस निकचदी का जिगरी यार भी, तो इतना करना तो बनता ही है। वैसे मेरे यहाँ आने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। जब खुद शिवाय सिंह ओबरॉय खुद इस मीटिंग में मौजूद थे तो भला मेरे ना होने से ज्यादा कहाँ फर्क पड़ता। बोलते हुए अंश उदास सा मुंह बना लेता है। पेंसिव फेस, जैसे किसी ने उसकी पसंदीदा कैंडी छीन ली हो। अंश को नाटक करते और फालतू की फुटेज खाता देख अनिका उसके सर पर टिप्पणी मरते हुए कहती है, चल अब ज्यादा नाटक मत कर, चल आज की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो अपने पिता की तरफ देखती है तो जीवंत जी पहले ही अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। देखो बच्चों, तुम लोग पार्टी करो, मुझे अभी बहुत सारा काम भी निपटाने हैं। जाओ और खूब सेलिब्रेट करो। बोलकर वो एक एक करके दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनिका और अंश भी वहाँ से अंश की कार में निकल जाते हैं। इस बात से अनजान की दूर से दो जोड़ी आंखें उन्हें इस तरह साथ देखकर गुस्से ऐ संगारे उगल रही थी। 32 फाइट, चल अब ज्यादा नाटक मत कर, चल आज की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो अपने पिता की तरफ देखती है तो जीवंत जी पहले ही अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। देखो बच्चों, तुम लोग पार्टी करो, मुझे अभी बहुत सारा काम भी निपटाने हैं। जाओ और खूब सेलिब्रेट करो। बोलकर वो एक एक करके दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनिका और अंश भी वहाँ से अंश की कार में निकल जाते हैं। इस बात से अनजान की दूर से दो जोड़ी आंखें उन्हें इस तरह साथ देखकर गुस्से ऐ संगारे उगल रही थी। पाउटिंग। अब आगे खूब सारी मस्ती करने के बाद अंश और अनिका आइसक्रीम पार्लर चले गए, क्योंकि हमारी काव्या उर्फ अनिका को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। अंश अनिका से, यार अनी, जब से तू हॉस्पिटल से आए है तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं तेरे अंदर किसी की आत्मा वात्मा तो नहीं घुस गई है। तेरा व्यवहार मुझे हमेशा से किसी बदला बदला लगता है। पहले जब भी मैं तुझे चिढ़ाता था तू मुझसे सालों सालों तक बात नहीं करती थी, और अब तो पीट कर चली जाती है और अगले दिन तू ही मुझे चिढ़ाने लगती है। और तो और, पहले कभी मैंने तुझे अपने परिवार के लिए इतना प्रोटेक्टिव और क्लोज होते हुए नहीं देखा था। और अब ये नया ट्विस्ट, तुझे तो सबसे ज्यादा पिज्जा पसंद था, लेकिन अब तेरा फेवरेट ये आइसक्रीम कैसी हो गई? तू जब पहले आइसक्रीम खाती थी तो सालों सालों तक बीमार ही रहती थी। अंश बेचारा अपनी ही धुन में बोले चला जा रहा था, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उसके बगल में बेटी लड़की के हाथ में रखी आइसक्रीम कब की पिघल गई है और वो उसकी पहली लाइन सुनकर ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें किए उसे ही देख जा रही है। अनिका ने जब अंश की पहली लाइन सुनी तो उसकी सांसें मानो उसके गले में ही अटक कर रह गई। तो फिर आइसक्रीम के बारे में सोचना ये बहुत दूर की बात थी। जब अंश को एहसास हुआ कि वो कब से बोले जा रहा है और अनिका इतनी देर से कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही, तो वो पलटकर उसकी तरफ देखता है और अनिका के अजीब रिएक्शन को देखकर उसकी आइसक्रीम को संभालते हुए कहता है, अनी तू पागल है, देख तूने सारी आइसक्रीम पिघला दी। जब खानी ही नहीं थी तो ली ही क्यों? अनिका अंश के इस तरह चीखने से आखिरकार अपने होश में आती है और अपने हाथों पर इतनी सारी पिघली आइसक्रीम को देखकर नैपकिन से अपना हाथ पोंछते हुए तुरंत उठकर कहती है, वो हाँ, मुझे अभी अभी कुछ काम याद आ गया है, मुझे अभी ही निकलना होगा। बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगती है तो अंश भी उसके साथ उठते हुए मुंह बनाते हुए खुद से, पता नहीं अब इसको क्या हो गया, पता नहीं कब क्या कह दे, कुछ समझ ही नहीं आता। चल बेटा अंश, घर जाने का समय हो गया। बोलते हुए वो भी उसके साथ उस आइसक्रीम पार्लर के बाहर आ जाता है। वो आइसक्रीम पार्लर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर था और उस जैसी सुनसान जगह पर आइसक्रीम पार्लर के अंदर की भीड़ को देखकर ही लग रहा था कि लोग यहाँ विशेष रूप से आइसक्रीम खाने ही आते हैं। खैर, वहाँ से बाहर निकलने के बाद अंश अपनी कार पार्किंग से लाकर अपनी विंडो नीचे करके अनिका से पूछता है, चलो मैं तुम्हें कपूर विला छोड़ दूं। अनिका तुरंत ही उसे मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं कैब लेकर जा रही हूँ, और वैसे भी मुझे अभी रास्ते में कुछ काम भी है, तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी, बाय। बोलकर हाथ हिलाते हुए उससे बाय करने लगती है। अंश भी ज्यादा ना सोचते हुए अपने कंधे उचकाकर वहाँ से निकल जाता है। अनिका मन ही मन में, सॉरी अंश, मेरी फैमिली के बाद एक तू ही है जिसको भगवान ने मेरी इस लाइफ में मुझे कोई अपना दिया है।
मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कुछ भी छुपाऊं, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। वैसे भी मेरी पहले ही हाई सोसाइटी में रेपुटेशन इतनी खराब है कि अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया कि मैं शिवाय के साथ उसके घर पर रह रही हूँ, तो कहीं तुम भी उन अफवाहों को सच ना मान लो। शायद अभी मुझे खुद को नहीं पता है कि आखिर मेरी जिंदगी में चल क्या रही है। सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेती है और उसी रास्ते पर चलने लगती है, क्योंकि उसे अब कुछ पल के लिए अकेला रहना था। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ था, उसकी जिंदगी में इतने कम समय में इतना कुछ हो गया था, जिसकी वजह से वो कुछ देर अकेले समय बिताना चाहती थी। अभी अनिका मस्त अपनी सोच में गुम होकर अपना सर नीचे करके चल ही रही थी कि तभी उसे अचानक कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, और जब अनिका अपना सर उठाकर कुछ दूर पर देखती है तो वो कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाती है। अनिका ने देखा एक काले रंग की कार के सामने करीब 4 कारें उसका रास्ता रोके खड़ी है और 2 आदमी बाकी 10 आदमियों के लड़ रहे थे। हालांकि उन 2 आदमियों की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह वे 4 आदमियों को अकेले ही संभाल रहे थे, लेकिन नंबर में ज्यादा होने की वजह से 2 आदमी उस ब्लैक कार के पास पहुंच गए। तभी एक आदमी ने आगे बढ़कर कार का गेट खोला, जिसमें एक 5 साल के क्यूट से बच्चे का चेहरा दिखाई दे रहा था। वही दूसरा आदमी उस बच्चे को आगे बढ़कर उठाने की कोशिश करता है। अनिका जैसी ही ये देखती है, वो बिना सोचे समझे फुल स्पीड से भागकर उस दिशा की ओर चली जाती है। हालांकि अनिका ने जो नहीं देख, वो उस बच्चे की कठोर और सर्द एक्सप्रेशन, जो उस 5 साल के क्यूट फेस वाले बच्चे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। शिवांश जब अपने सामने उन काले कपड़े वाले आदमी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाती है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप अपना एक हाथ अपने हिडन पॉकेट के अंदर डाल देता है, जिसमें उसकी मिनीगन रखी हुई थी। इस वक्त उसकी पकड़ उसकी गन पर बहुत टाइट थी। हालांकि वो आदमी शिवांश के उन छोटे छोटे हाथों की हरकतों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। बस उसे यही लग रहा था कि सामने वो बच्चा बहुत ही मासूम है। अगर उसकी जगह कोई और बच्चा होता तो डर की वजह से कब का रोने लगता, लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। वही शिवू को तो कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत पहले ही अपने शेडो गार्ड्स को सिग्नल भेज दिया था। उसे पता था कि उसके ऊपर एक भी खरोच आने से पहले पहले ये आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे। जैसे ही वो काले कपड़े पहने हुए आदमी के हाथ बस 1 इंच की दूरी पर थे, तभी एक फ्लाइंग किक उसके खोपड़ी पर लगती है और वो साइड की तरफ धड़ाम डिजी से गिर जाता है। जब साइड में खड़ा आदमी अपने साथी पर अचानक हुए हमले को देखता है तो वो पलटकर उस तरफ देखता है जहां इस कुछ देर पहले हमला किया गया था। उस आदमी के पलटते ही वो उसके कुछ भी करने से पहले ही उसके चेहरे पर भी एक फ्रंट किक पड़ती है, जिसे वो एक ही बारी में सर के बल पीछे की तरफ गिर पड़ता है डिजी। जैसे ही शिवू की नज़र उस औरत की तरफ जाती है जिसने केवल अपनी 2 किक में ही 2 हटे कट्टे आदमियों को धूल चटा दी थी, तो उसकी आंखें खुशी से तारों की तरह चमकने लगती है। वो इतने धीरे से बोलता है कि उसकी बात अनिका सुन नहीं पाती। मेरी मॉम तो बहुत कूल है। स्माइलिंग फेस। इतना बोलने की बात जैसे ही शिवू को एहसास होता है उसने क्या बोल दिया, तो उसने तुरंत ही अपने मुंह को ढक लिया और ध्यान से अनिका की तरफ देखा। जब उसे विश्वास हो गया कि अनिका ने उसकी आवाज नहीं सुनी, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अनिका ने जल्दी से शिवू को अपनी गोद में उठाया और उसके ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में पूछती है, माय बेबी, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मुझे देखने दो। अनिका को देखकर शिवू ने पहले ही अपनी जेब से अपना हाथ निकाल लिया था। जब वो उसकी इतनी डरी हुई आवाज को सुनता है, यो उसकी गाल पर प्यार से किस करते हुए कहता है, परी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिका जब शिवू की इतनी प्यारी आवाज सुनती है और जब उसे यकीन हो जाता है कि शिवू को कुछ नहीं हुआ, तब जाकर वो राहत की सांस लेती है। 33 सच। अनिका को देखकर शिवू ने पहले ही अपनी जेब से अपना हाथ निकाल लिया था। जब वो उसकी इतनी डरी हुई आवाज को सुनता है, यो उसकी गाल पर प्यार से किस करते हुए कहता है, परी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिका जब शिवू की इतनी प्यारी आवाज सुनती है और जब उसे यकीन हो जाता है कि शिवू को कुछ नहीं हुआ, तब जाकर वो राहत की सांस लेती है। अब आगे दोनों माँ बेटे एक दूसरे को अच्छे से देखने के बाद किसी को चोट तो नहीं लगी है। वो लोग अब आराम से अपने सामने चल रही लड़ाई को देखने लगते हैं। जहां अनिका बोरियत के साथ अभी भी उन लोगों को लड़ाई करते हुए देख रही थी जो लगभग खत्म ही होने वाली थी, वही शिवू कब का अनिका की गोद में आराम से सो चुका था। जब आखिरकार उन दोनों ने अपने खिलाफ मौजूद 8 आदमियों का मार मार कर भारता बना दिया कि अब वो उठने लायक नहीं बचे, तब जाकर उन लोगों ने राहत कुमी सांस ली और पलटकर अनिका के पास ही आने लगे। उनमें से एक ने बॉडीगार्ड की ड्रेस पहनी हुई थी, वही दूसरे ने ड्राइवर की। वो दोनों इस वक्त हाफ रहे थे क्योंकि वो लोग काफी देर से उन लोगों को पीट रहे थे। हालांकि उन्हें जब शिवू को सुरक्षित देखा तब वह आराम से अपने लोगों को पीटने में लगे हुए थे, इसलिए उन्हें इतना टाइम लग गया था।
उनके बॉडीगार्ड जो शिवू का पर्सनल गार्ड था जिसका नाम रोनी था, वो अपना सर झुकाकर सम्मान के साथ कहता है, मैडम हमें माफ कर दीजिए कि आपको इस मुद्दे का सामना करना पड़ा। बोलते हुआ वो काफी शर्मिंदा लग रहा था। वो लोग पहले से अनिका के बारे में जानते थे कि वो नाजुक सी एक अमीरजादी के अलावा और कुछ नहीं थी, लेकिन आज उसकी लड़ाई की चालें देखकर वे थोड़े शौक में ही चले गए थे। हालांकि इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं है, लेकिन उनकी नज़रों में अब अनिका के लिए सम्मान साफ देखी जा सकती था। अनिका ने बस अपना सर हिलाया और शिवू को अपने गोद में लिए हुए कार में बैठ गई। उसे याद आ रहा था कि जब उसने शिवू पर हमला होते हुए देखा था तो वो कितना ज्यादा डर गई थी। अगर वो उस वक्त सही समय पर नहीं आती और अगर उस वक्त शिवू को कुछ हो जाता तो सोचकर ही अनिका को काफी घबराहट हो रही थी। उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि शिवाय ने शिवू की सुरक्षा के लिए बस एक ही गार्ड लगा कर रखा है। वो मेन में शिवाय सिंह ओबरॉय खुद तो बॉडीगार्ड्स की सेना लेकर घूमता रहता है, लेकिन शिवू की सेफ्टी के लिए सिर्फ एक ही गार्ड रखा है उसकी सुरक्षा के लिए। क्या उसे शिवू की कोई चिंता नहीं? सोचते हुए उसे इस वक्त शिवाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा शिवू की सिक्योरिटी मैटर करती थी, इसलिए उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर उसमें से कुछ मैसेज किए और प्यार से शिवू के सर को सहलाने लगी। रात के 2 बजे अनिका का कमरा। अनिका अपने बड़े से बेड में शिवू को अपनी सीने से लगाकर सुकून से सो रही थी। उस वक्त उसका चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा था, उसके बाल बेड पर बिखरे हुए थे। तभी उस अंधेर कमरे में, जिसमें केवल साइड से एक कोटी सी येलो रोशनी जल रही थी, जिसकी वजह से उस रूम में थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी, उस शांत कमरे में किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बेड के पास आकर कुछ पल के लिए वही थम गई। अचानक उस लंबे फिगर ने शिवू को उठाकर अपने गीद में ले लिया और रूम से बाहर चला गया। कुछ समय बाद वही लंबा चौड़ा फिगर रूम में वापस से एंटर करता है और अनिका को अकेले बिस्तर पर लेटते देखने के बाद वो भी उसके बगल में जाकर अनिका को अपने बाहों में लेकर सुकून से उसको कुछ पल तक एकटक निहारने के बाद शिवाय अपनी नीली आंखों का एकटक क्यूट और सुकून से सोते छोटे चेहरे की तरफ देखे जा रहा था, जिसमें दुनिया जहां की मासूमियत भरी हुई थी। अनिका का कुछ पल तक ऐसे ही निहारने के बाद उसने अनिका के माथे पर एक गहराई से किस किया। इस वक्त शिवाय की नीली आंखें अनिका के लिए सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। शिवाय और अनिका के चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी स्लो एंड डीप वॉइस में कहा, अब मैं और तुम्हें खुद से दूर नहीं देख सकता, किसी और के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जान तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। बोलते हुए उसने हल्के से अपने होठों को अनिका के होठों से टच कर लिया और अनिका को अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जो सुबह से ही बेचैन था, उसको अब जाकर कहीं शांति मिली थी। कुछ ही देर में वो दोनों ऐसे ही अपने सपनों की दुनिया में खो गए। सुबह 7 बजे ओबरॉय हवेली शिवाय का घर। अनिका की जब आंखें खुली तो उसे अपनी कमर के चारों तरफ तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी कमर को सहलाते हुए सोचा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी रात मेरी कमर को कस कर पका हो। फिर कुछ सोचते हुए उसने खुद से ही कहा, लेकिन केल तो शिवू ही मेरे साथ सो रहा था तो। ऐसा सोचते हुए उसने आसपास देखा और खुद को अपने बिस्तर पर अकेला पाकर वो कंफ्यूज हो गई। फिर सोचते हुए खुद से साथ बड़बड़ाते हुए, लगता है शिवू सुबह जल्दी ही उठ गया, इसलिए अपने कमरे में वापस चला गया। उसने ज्यादा ना सोचते हुए अपना सर झटका और अपनी कमर को सहलाते हुए फ्रेड होने चली गई। वही दूसरी तरफ स्टडी रूम में शिवाय अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी छोटी आंखें करके अपने सामने हाथ मोड़े हुए अपने छोटे छोटे चिक्स को फूला कर उसके सामने गुस्से में खड़े शिवांश की तरफ देख रहा था, जो सुबह सुबह अपनी नाइट वेयर में ही उसके सामने आकर बस उसे घूरे जा रहा था। शिवाय सुबह 5 बजे ही अपने स्टडी रूम में आ गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अनिका को अभी पता चले कि वो सारी रात उसके साथ सोई थी। लेकिन जब वो तैयार होकर अपने ऑफिस का काम बस करने ही जा रहा था कि तभी शिवू गुस्से से अपना लाल चेहरा के लिए उसकी टेबल के सामने रखी कुर्सी अपने पर हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया और अपनी गोल नीली आंखों से गुस्से से बस उसे ही देखे जा रहा था। जब काफी देर बाद भी शिवू को लगा कि उसके पिता कुछ भी नहीं कहने वाले थे, तो उसने ही गुस्से में कहा, आप कैसे किसी की मर्जी के बिना उसके साथ सो सकते हैं? और आपने मुझे परी के साथ सोने नहीं दिया, बल्कि खुद पूरी रात उनके साथ सो रहे थे। शिवू की बात सुनकर शिवाय ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई भी इमोशंस नहीं थे, वो बस एक तक अपने नाराज बेटे की तरफ देखे जा रहा था। खैर, शिवू ने फिर अपने छोटे छोटे हाथ अपने कमर पर रखते हुए ऑर्डरिंग टोन में कहा, मैं आपको परी को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर दूंगा। परी सिर्फ मेरे साथ ही सोएगी। अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो मैं परी को बता दूंगा। बोलते हुए वो एक तक अपने डैड की तरफ देखे जा रहा था। वो अनिका के लिए शायद शिवाय से भी ज्यादा पजेसिव हो रहा था।
तभी शिवाय ने आखिरकार एक गहरी सांस लेते हुए शिवू के पास जाते हुए कहा, शिव, आप अपनी परी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। बोलते हुए शिवाय के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे पता है कि आपको ये बात 2 साल पहले से ही पता चल गई थी कि अनिका ही आपकी असली माँ है। जैसे ही शिवू और अपने डैड की बातें सुनी उसका गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। अब उसकी आंखों में शौक साफ नजर आ रहा था। शिवू अपने डैड की तरफ ही देखा जा रहा था। शिवाय ने अपने बेटे की तरफ देखा और एक छोटी स्माइल करते हुए कहा, आप सिर्फ अपनी माँ के सामने ही भोला बनने की एक्टिंग किया करो, क्योंकि मैं आपके एक्टिंग में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। फिर वो अपनी चेयर से उठा और शिवांश को अपनी गोद में उठाते हुए उसके बालों को सहलाते हुआ कहता है, शिव, डैड जानते हैं कि आप अपनी माँ के सामने एक मासूम और प्यारे बच्चे का नाटक करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी माँ के साथ रह सके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी परी पूरी दुनिया के सामने आपकी माँ बन जाए तो आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगा। जैसा ही शिवाय ने अपनी बात खत्म की तो शिव इस वक्त बहुत गहरी सोच में गुम हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी यही चाहता था कि वो अनिका को पूरी दुनिया के सामने माँ कहकर बुलाए, लेकिन अपने पापा की बात मानना मतलब उसको अपने परी को उनके साथ अकेले रहने देना होगा। मतलब अब वो पूरा समय अपनी माँ के साथ नहीं बिता पाएगा। शिवू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, लेकिन अगर आपने परी को चोट पहुंच जाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए वो शिवाय की गोद से नीचे उतरा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। शिवू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, लेकिन अगर आपने परी को चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए वो शिवाय की गोद से नीचे उतरा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। अब आगे दूर किसी प्राइवेट रिजॉर्ट में 2 आदमी सोफे पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों की शक्ल कुछ कुछ है शिवाय से मिलती थी, लेकिन उनकी आंखें काली थीं। ये देखकर कहा जा सकता था कि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी जो शिवाय या वो ओबरॉय यानी शिवाय के डैड के पास रही होगी। वो दोनों किसी प्लान के बारे में चर्चा कर ही रहे थे और उनके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और अपना प्लान फेल हो जाने का फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा था। अभी कुछ ही देर पहले उन्हें पता चला था कि इतने मुश्किल से उनके हाथ आया हुआ मौका भी उनके हाथ से निकल चुका है, शिवाय के बेटे को किडनैप करने का। तो इस बात से वो दोनों बस अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकाल रहे थे और एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था ड्रिंक करके भी उनके दिल की आग और हार का गम खत्म नहीं हो रहा था। तभी उस हॉल में एक लंबा 14.6 फीट लगभग 32 साल का हैंडसम आदमी एंटर करता है, जिसकी बॉडी जिम से तैयार की हुई बॉडी से ज्यादा गठीली और हीरोइक लग रही थी। उसकी शर्ट के ऊपर के 4 बटन खुले हुए, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट की सख्त मसल साफ साफ दिख रही थी। उसकी चेस्ट के दोनों साइड बैट के पंख का टैटू बना हुआ था, जो उसके चेस्ट ऐस होते उसके हाथ तक बना हुआ था, जिसकी वजह थी वो अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था कि वो भारतीय और अमेरिकी दोनों मिक्स है। उसकी आंखें भी नीले रंग की थीं। कुल मिलाकर उसका पूरा लुक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग और हॉट था, जिसको अगर किसी भी लड़की ने एक बार देख लिया तो उसके पीछे खुद को दीवाना होने से खुद को रोक ना पाए। उसकी लुक्स एकदम शिवाय को टक्कर देने वाले था। लेकिन जहां शिवाय का ऑरा डेविल वाला था और उसके चेहरे पर काफी शांत भाव रहते थे, वहीं उस आदमी की आभा काफी भयानक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसने कितनों को मौत के घाट उतारा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी, जो उसके इवल स्वभाव और प्लान्स को साफ साफ दिखाती थी। वो आदमी बिना उन दोनों आदमियों पर ज्यादा ध्यान दिए सीधा जाकर उनके सामने वाले किंग साइज सोफा पर आराम से बैठ जाता है और उसके पीछे चल रहा उसका खास आदमी उसके बैठते ही उसके लिए एक गिलास शराब का बनाकर तैयार करने के बाद पीछे खड़ा हो जाता है। जब दोनों आदमी ने अपने सामने बैठे आदमी की तरफ देखते हैं तो वो दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन और आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। जब उस आदमी ने उन दोनों की नजरों को अपने ऊपर महसूस किया तो बहुत ही कैजुअली अपना ड्रिंक उठाए हुए एक नज़र उन दोनों पर डालते हुए अपनी कैजुअल आवाज में कहा, जिसे सुनकर उन दोनों आदमियों के माथे पर पसीने की बूंदें और पीठ पर डर की वजह से झुरझुरी सी आ गई थी। हम तो जब डेविल पर वार नहीं कर पाए तो डेविल के बेटे को उठाने वाले थे। बोलकर उसने एक घूंट लिया और ग्लास वापस टेबल पर शक्त हुए अपनी गहरी नीली आंखों से उन दोनों की तरफ देखते हुए अपना जबड़ा कसते हुए कहा, और उसमें भी फेल। नॉट बैड। बोलते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी डरावनी हंसी पूरे रिजॉर्ट पर किसी भयानक शैतान की हंसी से कम नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई थी। तभी उन दोनों में से एक आदमी ने डरते हुए, वो आरडी हम कोशिश कर रहे हैं। बोलते हुए वो अपने गले से थूक निगल लेता है। उसकी बात सुनकर उस आदमी की हंसी एकदम का बंद हो जाती है।
फिर वो अपनी खतरनाक नजरों से उन दोनों आदमियों की तरफ देखता हुए और अपनी धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, उस डेवल को मारना तुम जैसे चूहों की बस की बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो सोफे पीछे रिलैक्स होकर टेक लेते हुए कहता है, तुम दोनों को पता है मैं इतने सालों बाद इंडिया क्यों आया हूँ। मेरी लाइफ में मेरी टक्कर के केवल 2 ही दुश्मन हैं, जिनमें से एक है वो डेविल शिवाय सिंह ओबरॉय। बोलते हुए उसके होठों पर एविल स्माइल थी। अपनी बात खत्म करने के बाद वो सिप सिप करके अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी अपनी क्यूरियोसिटी को ना रोक पाने की वजह से आखिरकार सवाल पूछ ही लेता है। और दूसरा। जैसा ही आरडी उस आदमी की बात सुनता है उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं, फिर वापस से ग्लास को टेबल पर रख कर कहता है, और दूसरा है नहीं थी वो एजेंट काव्या, जो मुझे मारने के लिए मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे करीब आ गई कि बेचारी को फिजूल में अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को अपने सीने पर रखे हुए उन भूरी आंखों को याद करते हुए कहता है, मैंने तो उसे अपनी सल्तनत की रानी बनने का मौका दिया था, लेकिन उसे तो मौत ही मंजूर थी। बोलते हुए वो झटके से अपनी आंखें खोल देता है और दोनों आदमियों की तरफ देखकर वापस अपना ड्रिंक पीना जारी रखता है, जैसे उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले कोई इमोशन आया ही ना हो। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, कई बार हमने शिवाय की सारी कमजोरियों को ढूंढने और उन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी कमजोरी अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी है। उस आदमी की बात सुनकर आरडी हल्का सा अमाइल करते हुए कहता है, एक आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी खुद की फैमिली, लेकिन यहाँ तो उसकी फैमिली ही उसकी जान लेने में लगी हुई है। और लोग मुझे शैतान कहते हैं क्योंकि मैंने पोजीशन के लिए अपने ही डैड को मार डाला। उसकी बात सुनकर उन दोनों आदमी जो असल में शिवाय के बड़े चाचा जीवंत ओबरॉय और सबसे छोटे चाचा दिग्विजय ओबरॉय थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से हो जाते हैं। फिर उन दोनों आदमियों में से एक की तरफ आरडी अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे जैसे तुम लोगों की फैमिली और बेटे नहीं हैं। वो तो उस शिवाय को अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। फिर खड़े होते हुए अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखते हुए अपना गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, शायद इसलिए अब तक तुम दोनों जिंदा हो, वरना जहां तक मैं उस डेविल को जानता हूं, शिवाय सिंह ओबरॉय उनमें से नहीं जो अपने दुश्मनों को जिंदा छोड़ दे। तभी विशंबर ओबरॉय गुस्से ने अपने दांत पिसते हुए खड़े होते हुए कहा है, वो लड़का खुद को समझता क्या है, फैमिली में हेड की पोजीशन क्या मिल गई, खुद को पोए वर्ल्ड का किंग समझ गया। वो चाहता है हम भी उसके इशारों पर चले जैसे हमारे बेटे चलते हैं। नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे वो सब छीन के रहूंगा जो कायदे से मेरा ही होना चाहिए था, लेकिन पिताजी ने उसके बाप को सारी संपत्ति दे दी। उसका साथ देते हुए दिग्विजय भी खड़े होते हुए कहते हैं, लेकिन क्या हुआ आखिरकार, हमने उसके बाप को तो मार ही दिया और वैसे ही हम उसके बेटे को भी मार डालेंगे। उन दोनों की बात सुनकर आरडी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे भी अपने सामने 2 कुत्तों को भौंकता हुआ सुन रहा हो, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसे पता था जैसे वे लोग अपने परिवार और जायदाद से अलग कर दिए गए हैं, वैसे ही वो आगे भी शिवाय का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसने बिना उनकी किसी भी बात पर ध्यान दिए कुछ सोचते हुए खिड़की की बाहर का नजारा देखता रहा। दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्री की बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से अनिया का अपने ऑफिस आउटफिट ब्लैक पैंट और पीच कलर की शर्ट जिसमें उसने अपने लंबे घने बालों को कैजुअल खुला छोड़ा हुआ था। उस आउटफिट में वो बहुत ज्यादा एडोरेबल लग रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा उसके पहनावे की वजह से बहुत ज्यादा खिल था। वो भीड़ में भी बिल्कुल अलग ही चमक रही थी। उसे वैसे भी अगर कोई एक बार देखता तो बार बार देखता रह जाता, लेकिन उसका आज का लुक देखकर तो कुछ लोग पलटना तक भूल चुके थे और कुछ लड़के तो अपने सामने आ रहे लोगों से टकरा जा रहे थे। और वहां की लड़कियां तो अनिका की खूबसूरती को जलन और शौक से देख रही थी। उन सभी के मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि कोई भी लड़की बिना किसी मेकअप के इतनी खूबसूरत कैसी दिख सकती है। अनिका की बड़ी भूरी आंखें, नेचुरल पिक गाल और गुलाब की पंखली जैसे उसके लाल होंठ किसी भी लड़के को उसका दीवाना बना सकते थे। उसके कमर तक स्टारेट बाल को उसने खुला ही छोड़ रखा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। अनिका अपने आसपास ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधे हॉल में मौजूद रिसेप्शनिस्ट के पास गई और नॉर्मली पूछा, मेरा आज मिस्टर ओबरॉय के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं कपूर कंपनी की तरफ से आई हूँ। अनिका के बोलने के बाद भी जब रिसेप्शनिस्ट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो अनिका ने उसकी टेबल पर नॉक करते हुए अपने सवाल को वापस दोहराया। अनिका के नॉक करने की वजह से आखिरकार वो रिसेप्शनिस्ट अपने होश में वापस आए। हालांकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन अनिका की खूबसूरती को देखकर वो कुछ पल के लिए उसमें कहीं खो सी गई थी
जिसकी वजह से उसके गाल शर्मिंदगी की वजह से हल्के हल्के गुलाबी हो गए थे। वो रिसेप्शनिस्ट भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन अनिका की टक्कर की नहीं थी। उस रिसेप्शनिस्ट की ऐसी प्रतिक्रिया अनिका को बहुत प्यारी लगी, जिसकी वजह से उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उस रिसेप्शनिस्ट ने हड़बड़ाते हुए माफी मांगते हुए फाइल में देखते हुए कहा, सॉरी सॉरी मैम। हाँ, क्या आपका नाम मिस अनिका कपूर है? अनिका, हाँ। रिसेप्शनिस्ट, हाँ मैम, आपकी सुबह की अपॉइंटमेंट है, प्लीज आप लिफ्ट से 54 फ्लोर पर चली जाएं, वही सीईओ का ऑफिस है, थैंक यू। हालांकि वो रिसेप्शनिस्ट अनिका की मुस्कुराहट देखकर कुछ पल के लिए वही थम गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और बहुत ही प्रोफेशनली अनिका को रिप्लाई दिया। हालांकि वो पहले भी हजारों आकर्षक, हॉट और खूबसूरत लड़कियों को इस ऑफिस में आते हुए देख चुकी थी, लेकिन अनिका को देखकर उसे बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी और वो उसकी ब्यूटी में खुद को खोने से चाहकर भी रोक नहीं पाए। बेचारी की गलती भी नहीं थी, जब भी कोई अनिका को पहली बार देखता था, उसका भी हालत कुछ ऐसा ही होती थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। 35 मैरिज सर्टिफिकेट। हालांकि वो रिसेप्शनिस्ट अनिका की मुस्कुराहट देखकर कुछ पल के लिए वही थम गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और बहुत ही प्रोफेशनली अनिका को रिप्लाई दिया। हालांकि वो पहले भी हजारों आकर्षक, हॉट और खूबसूरत लड़कियों को इस ऑफिस में आते हुए देख चुकी थी, लेकिन अनिका को देखकर उसे बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी और वो उसकी ब्यूटी में खुद को खोने से चाहकर भी रोक नहीं पाए। बेचारी की गलती भी नहीं थी, जब भी कोई अनिका को पहली बार देखता था, उसका भी हालत कुछ ऐसा ही होती थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब आगे अनिका बिना किसी डिस्टर्बेंस के 54 फ्लोर पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने उस फ्लोर पर लिफ्ट के बाहर निकलते ही कदम रखा, उसकी तो आंखें ही बड़ी हो गई, क्योंकि वो पूरा फ्लोर इतना खूबसूरत, शानदार और क्लासी था कि उसकी तारीफ शब्दों से बयां नहीं की जा सकती थी। उस पूरे फ्लोर पर कोई भी नहीं था, बस थोड़ा दूर चलने के बाद वहां एक दरवाजा था, जिसके ऊपर साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, सीईओ ऑफिस। अनिका कुछ दूर चलने के बाद गेट के सामने जाकर खड़ी रही और कुछ पल तक तो कुछ सोचती रही। उसका दिल इस वक्त इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उछलकर उसके मुंह में ही आ जाएगा। शायद ऐसा इस वजह से था क्योंकि जब भी उसकी और शिवाय की अकेले में मुलाकात हुई थी, तो वो सारा अनुभव अनिका के लिए अच्छा नहीं था। पहली मुलाकात में तो शिवाय ने तो उसे इतनी खरी खोटी सुना दी थी कि अगर उसका दिल मजबूत नहीं होता तो वो शायद खुद को उस वक्त नुकसान पहुंचा लेती। शायद वो पहली ही मुलाकात थी जिसकी वजह से शिवाय अनिका की नज़रों में कोई खास इमेज नहीं थी। भले ही वो गुड लुकिंग सफल बिजनेसमैन और एक अच्छा पिता था, लेकिन उसको दूसरे लोगों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके एक्शन की वजह से सामने वाले पर क्या बीत रही है। और उसकी बात तो शिवाय का डोमिनेटिंग बिहेवियर तो अनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। आखिर वो इतने नर्म दिल वाली थी। खैर, कुछ देर इसी तरह अपने ख्यालों में गुम रहने के बाद आखिरकार अनिका ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की हैंडल पर अपना हाथ रखा। पता नहीं उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि आज की मुलाकात अनिका की सबसे यादगार होने वाली है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो जाएगी। अपने धड़कते दिल को संभाले हुए आखिरकार अनिका ने गेट खोला और ऑफिस में एंटर हो गई। अनिका अपनी सोच में इतना गुम हो गई थी कि वो एंटर करने से पहले नॉक करना भूल गई थी। अनिका जैसे ही इतनी शानदार ग्रे और वाइट थीम की क्लासिक और बड़े ऑफिस को देखती है, तो एक पल के लिए वो उस जगह को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगती है। तभी किसी की कड़क आवाज पूरे ऑफिस में गूंज गई, जिसकी वजह से अनिका की हैरान नजर एकदम से उस दिशा की ओर मुड़ जाती है। शिवाय अपनी फाइल में अपनी आंखें गिराते हुए ही अपना रूखे लहजे में कहता है, राघव, क्या तुम अपने मैनर भूल गए हो कि मेरे ऑफिस में बिना नॉक किए अंदर आ गए? ऐसा लग रहा था कि शिवाय कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल पढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी कठोर नीली आंखें एकटक उस फाइल को ही देखे जा रही थी। इस वक्त शिवाय ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसका गोरा रंग और नीली आंखें उसमें और भी ज्यादा डैशिंग और हैंडसम लुक दे रही थी। काम करते समय उसकी पर्सनैलिटी उस पर और भी ज्यादा आकर्षक बना रही थी, जिसकी वजह कुछ पल के लिए अनिका भी उसमें कहीं खो सी गई थी। लेकिन जैसे ही उसने शिवाय की रूट टोन सुनी तो मन ही मन, पता नहीं भगवान जी, अपने भी किस इंसान को इतने डैशिंग पर्सनैलिटी दे दी। देखा क्या फायदा हुआ, इस शैतान की तो कड़वी जबान भी इसके लुक से मेल नहीं खाती। सोचते हुए वो अभी भी शिवाय को कोसे ही रही थी कि तभी शिवाय ने इस बार थोड़ी तेज आवाज में कहा, राघव, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, अगर कोई काम नहीं है देन लीव। शिवाय की इतनी तेज और डरावनी कठोर आवाज सुनकर अनिका तुरंत अपने ख्यालों से वापस आए और उसने जल्दी से मगर हड़बड़ाते हुए कहा, वो सॉरी
मैं नॉक करना भूल गई, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। बोलते हुए उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली थी। अक्सर ही वो शिवाय के इतने कठोर व्यवहार को देखकर डर जाया करती थी। हालांकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ देखा था, जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन पता नहीं शिवाय की हरकतें, चाहे वो रूड हो या सॉफ्ट, उसे अंदर तक बहुत इफेक्ट करते थे। जब भी वो उसे इस तरह से व्यवहार करते हुए देखती थी, वो खुद को डरने से रोक नहीं पाती थी, और जब भी शिवाय धीरे से उसके करीब आता था, तो वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती थी। लेकिन शायद अब वो धीरे धीरे अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रही थी। जैसे ही शिवाय ने जानी पहचानी आवाज को सुनी, जिसको सुनकर ही उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिल जाता था, उसने झट से अपनी नीली आंखों को उस दिशा की तरफ किया जहां से वो आवाज आई थी। अनिका को देखकर एक पल के लिए शिवाय बस उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। हालांकि वो हर रोज उसे अपने घर में ही देखता है, लेकिन आज बात कुछ और ही थी। जब भी वो अनिका से मिलता था, तो वो या तो काफी गुस्से में होता था, या जब वो उसके करीब जाने या बात करने की कोशिश करता, तो अनिका हमेशा ही उससे दूर ही भागा करती। लेकिन आज पहली बार था जब अनिका खुद से उसके सामने आई थी। हालांकि वो अलग बात थी कि वो उससे मिलने नहीं आई थी। खैर, शिवाय ने जल्दी ही खुद को संभालना, लेकिन उसकी आंखों में आई सॉफ्टनेस से ये साफ पता चल रहा था कि अनिका को देखते ही उसके इमोशंस पूरे तरह से बदल गए थे। उसने नकली खराश करते हुए अपनी बात बदलते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे तुम मेरे केबिन में बिना नॉक किए अंदर आ सकती हो। अनिका ने जब शिवाय की बात सुनी, तो उसने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा, फिर फेक मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, नहीं मिस्टर ओबरॉय, मैं आपके भविष्य के प्रोजेक्ट पार्टनर के रूप में हूँ। इस नाते मैं भी ओबरॉय कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में काम करूंगी, तो यह मेरी ड्यूटी है। बोलकर उसने एक तरह से शिवाय से खुद के रिश्ते को पूरी तरह से क्लियर कर दिया, जिसे इस वक्त शिवाय भी समझ रहा था। लेकिन उसने फिलहाल इस बात को इग्नोर करते हुए उसे बैठने के लिए कहा और एक पेपर अनिका के सामने टेबल पर रख दिया। अनिका को लगा शिवाय प्रोजेक्ट पार्टनरशिप के संबंधित पेपर दिए होंगे। ऐसा सोचते हुए उसने जैसे ही उन पेपर्स पर नजर डाली, उसकी हेडेक पड़ते ही अनिका एक पल के लिए शॉक हो गई और अपनी आंखें फाड़े कभी उन पेपर्स को तो कभी शिवाय की तरफ देख रही थी, जो बिना किसी अभिव्यक्ति के उसकी तरफ ही देख रहा था। शॉक में ही अनिका के मुंह से निकला मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म। फिर शिवाय की नीली आंखें में आंखें डालकर गुस्से से कहती है, ये क्या मजाक है मिस्टर ओबरॉय? ये किस तरह के पेपर्स हैं और ये पेपर्स आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? अनिका की बात खत्म होते ही शिवाय ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, मिस कपूर, जैसे कि अपना पढ़ा ये मैरिज सर्टिफिकेट है और इसमें आपको सिग्नेचर करने हैं। अभी शिवाय ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इतने में अनिका ने झुंझलाहट में कहा, पर क्यों यो? क्योंकि मैं चाहता हूँ। बोलते हुए शिवाय के फेस पर एटीट्यूड से भरी एक छोटी सी स्माइल थी। खैर, उसे लगता था कि हॉस्पिटल के बाद से अनिका उसका ध्यान खींचने और उसे इम्प्रेस करने के लिए अब तक उसे इग्नोर करती आई थी, और अब जो उसने अपने साथ शादी करने का ऑफर दिया था, जो उसका पहले सपना ही नहीं लगभग एक तरह का पागलपन था, उसे सुनकर वो बिना किसी देरी के तुरंत हाँ कर देगी। लेकिन शिवाय की सोच से बिल्कुल उलट अनिका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय, और अगर आपके फालतू के जोक्स खत्म हो गए हैं तो प्लीज़ क्या हम प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं? क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे और भी बहुत काम है, और आपको शायद इसकी कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से ही इतनी बड़ी कंपनी को लीड कर रहे हैं। लेकिन हमारी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत सारे प्रयासों की जरूरत है, जिसके लिए हमारा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए प्लीज़। अनिका की बात सुनकर शिवाय पे अपने हाथ में जो पेन पकड़ रखा था, उस पर उसकी पकड़ काफी कस जाती है। वो मन ही मन में, क्या इस लड़की को ये सब मजाक लग रहा है? और इसका कहने का मतलब क्या है, मैं बहुत फ्री रहता हूँ, और ये द बिजनेस किंग शिवाय सिंह ओबरॉय को बता रही है कि बिजनेस में क्या जरूरी है? क्या ये सच में ये बहुत डेयरिंग हो गई है, या केवल मेरे सामने ही बनने का नाटक कर रही है? ऐसा सोचने के बाद जैसे ही उसको ख्याल आया कि उसका गुस्सा उसका प्लान खराब कर सकता है और अनिका से उसके रिश्ते को और बिगाड़ सकता है, तो उसने किसी तरह खुद के गुस्से को काबू करने के लिए कुछ पल अपनी आंख बंद करके खुद को शांत करने के बाद अपनी आंखें खोलकर अपनी सामान्य टोन अनिका से सीरियस होकर इस बार साफ साफ कहा, शिव को एक माँ की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अब आप शिव की माँ बन सकती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस मैरिज सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर दें। जैसे ही अनिका ने शिवाय की बात सुनी, उसका गुस्सा जो कुछ देर पहले काफी बढ़ चुका था, वो काफी कम हो गया और उसकी टोन में थोड़ी सॉफ्टनेस भी आ गई। उसने इस बार थोड़ी सॉफ्ट आवाज में शिवाय को समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर ओबरॉय, आपकी बात मैं समझ सकती हूँ,
लेकिन सिर्फ शिवू की वजह से मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, और वैसे भी फ्यूचर में भी मैं हमेशा शिवू की माँ ही रहूंगी, और ये बात कोई झूठला नहीं सकता। शिवाय को पहले ही अनिका के रिएक्शन से पता था कि अनिका उसे इतनी आसानी की शादी करने के लिए हाँ नहीं करने वाली, जैसा उसने सोचा था, लेकिन वो भी ऐसे ही इतनी बड़ी पोजीशन में नहीं बैठा हुआ था। जब वो इतने बड़े मामले संभालता था, तो उसके लिए अनिका को मनाने के लिए नए तरीके सोचना और उसे इमोशनल करना कौन सी बड़ी बात थी। और ये बात तो वो इतने समय में अनिका के साथ रहकर समझ ही गई था कि वो बहुत ही नर्म दिल वाली लड़की है। शिवाय ने हल्की मुस्कान करते हुए उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहा, लेकिन शिवू को तो ये बात पता ही नहीं कि आप उसकी बायोलॉजिकल माँ हो। वो तो बस कुछ ही समय से तुमसे इमोशनल अटैच्ड हो गया है। लेकिन भविष्य का क्या? अगर उसने किसी और को अपनी माँ बनने के लिए मुझसे कहा तो मैं उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाऊंगा, और आप इस बात को अच्छे से जानती हैं। हालांकि शिवाय इस समय साफ साफ झूठ बोल रहा था। पहली बात तो शिवू को अपनी असली माँ के बारे में पहले से पता था, और दूसरी कि वो इतना भी भोला नहीं था कि कोई भी लड़की उसको बहला फुसला कर उसकी माँ बनने के लिए कहे और वो इस बात के लिए मान जाए। लेकिन दोनों ही बातें अनिका नहीं जानती थी। उसका सामने तो शिवू दुनिया का सबसे प्यारा और मासूम बच्चा था, जिसका इस वक्त शिवाय पूरी तरह से फायदा उठा रहा था। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। स्टोरी को आगे सन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक जरूर करें।